And good morning, all of you. Welcome to the Raftar Weekly Current Affairs series by Alphais Academy. And today, in this particular video, we shall be covering the weekly current affairs from 23rd of May to 29th of May. And the current affairs are subject wise. So, please, bane rahein. Thank you. So let's begin. The first news is about the Interstate Council. Now, Interstate Council जो है दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. एंड अब इंटर स्टेट काउंसिल बनाता कौन है? इसको बनाता प्रेसिडेंट है. ठीक है, ये याद रखना. प्रेसिडेंट बनाता है इसको. आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कैन एस्टैब्लिश सच अ काउंसिल एंड ऑल्सो ऑथराइज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय सच काउंसिल. तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 263 जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप एक इंटरेस्टेड काउंसिल बना सकते हैं. सेकंड, वो काउंसिल क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं. अब इंटरस्टेट काउंसिल बनाया किसकी रिकमेंडेशन पे गया था? सरकारिया कमीशन की. अगर आप सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकारिया कमीशन क्या है. कंपोजिशन क्या होता है इंटरस्टेट काउंसिल का? प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं एज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. जहाँ जहाँ चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उनके मेंबर होते हैं. और यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के, जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके चेयरमैन होते हैं. नाउ द सेकंड न्यूज़ इज अबाउट दैट इंडिया हैज़ ज्वाइन यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. IPEF क्या है? देखो, एक क्वाड है. क्वाड तो आपकी मिलिट्री रीजनल इकोनॉमिक सब ऑर्गेनाइजेशन है, बट IPEF क्या है? वो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है प्रॉस्पेरिटी का. कहीं के लिए बनाया गया है? यूएस उसको लीड कर रहा है, यूएस ने का बनाया हुआ है, इंडिया ने उसको ज्वाइन किया है. वट इट सीक्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंगस्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहेंसिंग रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, IPEF किस पे फोकस करता है? ट्रेड पे, सप्लाई चेन पे, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टैक्स एंड एंटी करप्शन पे. अब चाइना इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखिएगा. इनफैक्ट चाइना ने जो है इसको काफ़ी इसकी आलोचना की है कि भैया ये जो यूएस कर रहा है, यूएस क्या करना चाह रहा है कि वर्ल्ड इकनॉमी को डीकपल कर रहा है. किससे? चाइना से. मतलब वर्ल्ड इकनॉमी चाइना पे रहे ना, जो चाइना से आ रहा है वो सारा माल अगल बगल की कंट्रीज से आ जाए. ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डीकपल दी वर्ल्ड इकनॉमी विद द चाइनीज इकनॉमी एंड लेट द वर्ल्ड इकनॉमी नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना. ठीक है. नाउ चौथी जो है क्वाड लीडर्स की टोक्यो समिट हुई 2022 में. क्वाड मैंने आपको बताया है, क्वाड जो है एक इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ग्रुप है ऑफ 4 कंट्रीज एंड दैट 4 कंट्रीज आर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA. 10 की टेकअवेज क्या थे? यहाँ पे एग्री किया गया कि एक हम अर्थ ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाएंगे टू कॉम्बैट इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड अनप्रोटेक्टेड फिशिंग. ठीक है, IUU बोलते हैं जिसको. ठीक है, इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनप्रोटेक्टेड फिशिंग को हम ऊपर से देखेंगे. भैया सैटेलाइट वेटेलाइट भेजेंगे, क्वाड की सैटेलाइट जाएगी जो इलीगल फिशिंग या अनप्रोटेक्टेड फिशिंग को रोकेगी. और एक उन्होंने लॉन्च किया क्वाड क्लाइमेट चेंज एडप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज, QCHAM जिसको नाम दिया, विद मिटिगेशन एडप्शन एज इट्स 2 थीम्स. ठीक है, कि हमें मिटिगेट करना है और अडेप्ट करना है ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज के प्रति. नाउ गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का लो स्कोर आया. एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, इंडिकेटर मान लो उसको, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर. इसमें क्या वो देखते हैं 200 कंट्रीज़ को वो नापते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, दैट इज 1996 से 2020 पे उन्होंने नापा कि भाई किसी भी कंट्री की गवर्नेंस कैसी रही. 6 डायमेंशंस को उन्होंने नापा. अब ये डायमेंशन जो है कीवर्ड्स टाइप के होते हैं, तो आप ध्यान भी रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, बट हम आपको जल्दी से बता देते हैं. वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, टेररिज्म, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन. तो आर government has performed low on this particular indicators. Now the second section is about economy. Passive funds. देखो, passive funds एक ऐसे फंड्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी मार्केट के सेगमेंट को या इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं और बताते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है या कैसे इन्वेस्ट नहीं करना है. मान लिया
अगर सबको पता होगा निफ्टी 50 मतलब निफ्टी एक हमारा इंडेक्स है, निफ्टी 50 मतलब जो उसके टॉप 50 शेयर्स हैं उन्हें मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मैं निफ्टी की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ कैसे जा रही है, और फिर आपको बता रहा हूँ यार भैया आज ना आप ले लेना, आज ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये क्या है, ये तो आपका एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बट ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को भी ट्रैक कर सकता है, किसी भी इंडेक्स फंड को ट्रैक कर सकता है, जिससे कि आप पैसा कमा सकें और आपको बताएं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट या इंडेक्स को स्टडी करता है। नाउ वाई वॉज इट इन न्यूज़, बिकॉज सेबी ने हैज़ इशूड अ सर्कुलर ऑन पैसिव फंड्स कवरिंग मैटर्स रिलेटेड उनकी ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी and operational aspects of exchange traded funds, ETFs and index funds. Now the third is about environment. Now we bring you the quality news. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपको पढ़ा दें, जो PCS के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम PCS स्पेशल फोकस सीरीज़ में पढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो और एग्जाम्स के लिए रिलेटेड है या UPSC के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि वैसे तो आज तक आपने देखा होगा सरकार में अगर कोई चीज़ की डेडलाइन एक्स है तो वो एक्स प्लस ही होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे लगता है, ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा पहले भी हुआ है, बट क्या किया गया है कि 20% जो था पेट्रोल के साथ आपको इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी थी, अभी तक 10% चलती है, क्योंकि 10% में क्या होता है कि आपको ज़्यादा इंजन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, बट 20% जब आप ब्लेंडिंग करेंगे इथेनॉल की पेट्रोल के साथ, तो क्या होगा कि आपको थोड़ा इंजन भी चेंज करना पड़ेगा, और इंजन जब चेंज होगा तो प्राइजेस जो व्हीकल के प्राइजेस हैं वो ऊपर जाएंगी। तो सरकार का जो पहले टारगेट था वो 2030 था कि 2030 तक भैया आप जो है 20% ब्लेंडिंग करें पेट्रोल के साथ इथेनॉल की। बट अब जो क्राइसिस चल रही हैं फ्यूल की, इनफैक्ट जो उन्होंने 6 रुपये 8 रुपये कम किए, इट हैज़ पुट अ बर्डन ऑफ 1 लाख करोड़ ऑन दी गवर्नमेंट। Thus, the government has advanced the date of blending from 2030 to 2025. अब 2025 तक आपको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। क्या होता है, हाइयर ऑक्टेन नंबर होता है इथेनॉल का गैसोलीन से, उससे ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। ऑक्टेन नंबर देखो, ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी भी फ्यूल की पावर कि वो टूटे ना, ठीक है, वो बर्स्ट ना हो और वो कंप्रेशन झेल सके। जितना ज़्यादा वो कंप्रेशन झेलेगा उसका ऑक्टेन नंबर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। वो टूटने से पहले या फटने से पहले कितना कंप्रेशन झेल सकता है वो ऑक्टेन नंबर होता है। हायर द ऑक्टेन नंबर द गुड इज द फ्यूल। देन देयर वाज अ 15th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये कहाँ हुआ? अबिजान में हुआ। अबिजान कहाँ है? कोटे डे आइवर में है। कोटे डे आइवर कहाँ है? इट्स अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो इधर वेस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो इधर कहीं गाना वाना के आसपास आप देखेंगे तो आपको कोटे डेर आइवर दिखेगा। इस बार की थीम क्या थी? लैंड, लाइफ एंड लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। वहाँ पे हमने एक अबिजान डिक्लेरेशन करी। ऑफ कोर्स आदत है हमारी कि भैया जहाँ जाएंगे वहाँ एक डिक्लेरेशन तो करेंगे। जब भी मीटिंग होगी UNFCCC की हो या UNCCD की हो, वहाँ एक डिक्लेरेशन जरूर होती है। तो डिक्लेरेशन करी हमने, क्या बोला कि ठीक है भैया हम जो है अचीव करेंगे जेंडर इक्वालिटी फॉर सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन। COP15 का मैंने आपको बता दिया कि लैंड, लाइफ एंड लेगेसी डिक्लेरेशन भी करी वहाँ पे हमने, विच रिस्पॉन्स टू द फाइंडिंग्स ऑफ UNCCD की फ्लैगशिप रिपोर्ट आती है ग्लोबल लैंड आउटलुक। तो ग्लोबल लैंड आउटलुक कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन निकालता है। इस कुछ नहीं करना है, हमें एक्सलेट करना है कि जो हमारा लैंड खराब हो गया या डिग्रेड हो रहा है उसको 2030 तक हम इंप्रूव कर सकें बाय डाटा गैदरिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। देन छत्तीसगढ़ है रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ कंगेर घाटी नेशनल पार्क। अब कंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? देखो ये सबसे पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये सेकंड नेशनल पार्क है। सबसे पहला जो पार्क था वो सिम्पलीपाल था उड़ीसा में जो है, उन्होंने सबसे पहले कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था। नाउ कंगेर घाटी नेशनल पार्क इज द सेकंड नेशनल पार्क आफ्टर द सिम्पलीपाल नेशनल पार्क इन उड़ीसा टू रिकॉग्नाइज दी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स होती कहाँ हैं? सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज कहाँ की गई हैं? इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज अंडर दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। CFR इज एन एरिया ऑफ कॉमन
फॉरेस्ट लैंड होती है जो कि ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड होती है, जहाँ पे वो ट्राइबल्स पहले से रह रहे होते हैं, उनको जो है उसको सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है कि ठीक है भैया, आपके ऊपर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ करें, लेकिन सस्टेनेबली यूज़ करें और अच्छे से यूज़ करें। नाउ दी लास्ट न्यूज़ इन द इन्वायरमेंट इज अबाउट सेला मकाओ। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सेला पास कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ नहीं है, जो अरुणाचल मकाओ था, या मकाओ मतलब मंकी, एक टाइप का मंकी, उसको जो है सेला पास जो है डिवाइड करता है सेला मकाओ को, क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट मिले हैं जो अरुणाचल मकाओ है, और सेला पास जो है उसको जो है डिवाइड करता है, जो सेला मकाओ और अरुणाचल मकाओ है, सेला पास जो है उसको डिवाइड करता है। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। परम पुरुल। परम पुरुल क्या है? कुछ नहीं है, एक सुपर कंप्यूटर है, एनआईटी ट्रिची में है। हमारा एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है, उसका फेज़ 2 में हमने परम पुरुल बनाया। इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उसको बड़ा ध्यान से देखें आप। इस टेक्नोलॉजी का नाम है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल होती है? तो सुपर कंप्यूटर में होती है। उससे क्या होता है कि आपका जो इट इज़ अ हाई पावर, इफेक्टिवनेस बढ़ाता है उसकी, सुपर कंप्यूटर की, एंड उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को घटाता है। तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाएगी। किससे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी से, विच इज़ रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर्स। नाउ नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग कुछ नहीं होता है, एक आपके पास ऑलरेडी बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लिया ये टावर है, आप इसी टावर से बहुत सारे नेटवर्क्स बीम कर सकते हैं, कितने भी आपको, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। आप जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से आप जो है मल्टीपल नेटवर्क्स बीम कर सकते हैं, मल्टीपल नेटवर्क दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क स्लाइसिंग। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 5G आर्किटेक्चर लैंडस्केप, या जो 5G टेक्नोलॉजी अब लगनी है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, उसमें नेटवर्क स्लाइसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। नाउ मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन होता क्या है पहले तो ये पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब दैट वर्क्स एज अ सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑक्सीलरेटर। बस इतना याद रखना, कुछ नहीं है, हाई पावर्ड है, वैक्यूम ट्यूब है, और ये एक टाइप का माइक्रोवेव ऑक्सीलरेटर की तरह वर्क करता है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। इसको कौन डेवलप कर रहा है? CSR का जो सेरी इंस्टीट्यूट है, दैट इज सेरी जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कर रहा है। कुछ नहीं है, इसमें हम लोग एस बैंड ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन बनाएंगे पार्टिकल एक्सीलरेटर के लिए, जो कि 2 mm का ब्रेन ट्यूमर भी ठीक कर सकता है। इसके जो यूजेस हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, रेडिएशन थेरेपी मशीन्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट और रडार्स, और बहुत सारे यूज़ हैं। तो ये मैग्नेट्रॉन है। इट इज़ अ हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब दैट वर्क्स एज अ सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑक्सीलरेटर। नाउ कल्चर में गोंड पेंटिंग्स को प्रधान पेंटिंग्स या जनगढ़ कलाम भी बोला जाता है। ऑफ कोर्स ये गोंड ट्राइब से रिलेटेड है। गोंड ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं? आपके MP छत्तीसगढ़ के एरिया में, इन दी सेंट्रल एशियन हाईलैंड, सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। और दिस पेंटिंग्स हैव इवॉल्व फ्रॉम डिग्ना मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ऐसे एंड बिट्टी चित्रा पेंटिंग्स ऑन वॉल। तो डिग्ना एंड बिट्टी चित्रा रिलेटेड टू गोंड पेंटिंग्स। डिग्ना मतलब ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड बिट्टी चित्रा मतलब पेंटिंग्स ऑन वॉल, एंड यूजेस लोकल नेचुरल कलर्स मटेरियल सच एज कोल, क्ले, प्लांट सैप, लीव्स, काउ डंग एंड लाइम, ठीक है। पर्सन एंड न्यूज़ वॉज आवर वेरी ऑनरेबल राजा राम मोहन रॉय जी। उनकी 25th मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, उनकी 250th बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देख लेते हैं। ऑफकोर्स ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। और उनको राजा जी का टाइटल किसने दिया था? ये अकबर II ने दिया था। टाइटुलर हेड थे उस टाइम एम्परर दिल्ली के, अकबर II, उन्होंने उनको राजा का टाइटल दिया था। ही वॉज अ रैशनलिस्ट एंड बिलीव्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। ही बिलीव इन मोनोथिज्म, मतलब वो एक भगवान में बिलीव करते थे, एंड यूनिवर्सल मोड ऑफ ह्यूमैनिटी में बिलीव करते थे वो। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ऑफ कोर्स उन्होंने आत्मीय सभा स्टार्ट की थी टू इनिशिएट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। इन हिज वर्क तुफत उल मुवद्दीन एक्सपोज्ड इर्रेशनल रिलीजियस बिलीव्स। इस्टेब्लिश ब्रह्म समाज, जो कि बाद में ब्रह्मो समाज बना, जो कि जिसने बहुत सारी सोशल इवल्स और कस्टम्स के खिलाफ, जैसे सुपरस्टिशन, सती, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम किया। इनफैक्ट उन्हीं
के एफर्ट्स का नतीजा था कि सती वॉज एबॉलिश्ड इन बंगाल इन 1829 थ्रू सती अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1829। उनकी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देख लेते हैं। ही वर्कड फॉर सिविल लिबर्टीज एंड प्रेस फ्रीडम। उनकी जर्नल्स थे ब्राह्मणिकल मैगजीन, बंगाली वीकली, संवाद कौमुदी, और एक पर्शियन वीकली निकालते थे वो मिरात उल अकबर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देख लेते हैं उनकी। उन्होंने फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट्स एंड कंडेम्ड ज़मींदारी सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख लेते हैं। इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज, जैसे सिविल सर्विसेज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले सिविल सर्विसेज में हायर पोस्ट पे इंडियंस अलाउड नहीं थे। एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, पहले मजिस्ट्रेट को ही जुडिशियल पावर्स भी थी, अभी भी हैं, बट अब तो आपकी अलग से जुडिशरी भी है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ही हेल्प डेविड हरे in establishing Hindu College in Calcutta in 1870, and also he founded Anglo-Hindu School 1822 and Vedanta College 1825-26 में। तो कौन कौन से कॉलेज? हिंदू कॉलेज, एंग्लो हिंदू कॉलेज एंड वेदांता कॉलेज। सबसे पहले हिंदू कॉलेज, फिर एंग्लो हिंदू कॉलेज एंड देन वेदांता कॉलेज इन्होंने स्टैब्लिश किया। प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं। इराक की देखिए, पहले आप ये देखिए, सीरिया, टर्की, पहले नेबरिंग कंट्री देख लिया करो। ईरान, इधर पर्शियन गल्फ आ जाता है, इधर ये सऊदी अरेबिया। कैपिटल बगदाद। वहाँ पे क्या होता है कि एक शमल, एक नॉर्थ वेस्टर्ली, जैसा हमारे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आती है ना, जिससे कि जब भी दिल्ली में बारिश होती है कि भैया नॉर्थ वेस्टर्ली की वजह से, तो इराक में भी एक नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती है, उसको शमाल बोलते हैं वो लोग। उससे क्या होता है उनका, क्योंकि उसके वहाँ पे रेगिस्तान है, उससे क्या होता है कि उनका जो पूरा स्काई है वो ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, ऑरेंज हो जाता है। इसकी वजह से ये जो ऑरेंज होने की वजह से, सॉरी, धूल की वजह से ये ऑरेंज हो जाता है। और किसकी वजह से होता है? शमाल एक नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है। इराक जो है, इट इज़ अ फर्टाइल क्रिसेंट, ठीक है, एंड क्रॉस्ड बाय रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ऑफ कोर्स इट इज़ अ होम टू एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जैसे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसी टाइम वहाँ आसपास कंटेम्प्रेरी में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। ऑफ कोर्स की बॉर्डरिंग कंट्रीज ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया एंड टर्की का भी थोड़ा सा एरिया लगता है। देन नगार्नो काराबाग रीजन, ये अजरबैजान है वेस्टर्न, ईस्टर्न साइड पे, ये अर्मेनिया है वेस्टर्न साइड पे, ये आपका नगार्नो काराबाग रीजन है। और इनके बीच में इस रीजन को लेकर हमेशा लड़ाई चलती रहती है। अभी पिछले जब रशिया ने जब तक डील ब्रोक करने की थी, उससे पहले ये लड़ी रहे थे। देन पैंगोंग सो, ऑफकोर्स वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इंडिया और चाइना में ऑफकोर्स 1/3 ये इंडिया में, 2/3 चाइना में है। एंडोहेरिक लेक है। एंडोहेरिक लेक का मतलब होता है कि इसका जो वाटर है या पानी है ये वहीं रहता है, ये कहीं ड्रेन नहीं होता है, कहीं ऐसा नहीं कि किसी सी में जाके गिर गया या किसी लेक में जाके गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफकोर्स सॉरी, लेक तो खुद ही है, किसी सी या बे में या कहीं भी ओशन में जाके गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो पानी है वो अंदर ही रहता है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, रेड से आप देख सकते हैं, ये पैंगोंग सो है। ये इंडियन साइड है, ज़्यादा चाइना में है, ठीक है। और इसमें जो है टसल चलता रहता है इंडिया और चाइना के बीच में, दैट वाई इट इज़ ऑलवेज ये न्यूज़ में बना रहता है। देन खैरसॉन रीजन कहाँ है? यूक्रेन में है। ये डॉन्स्टेक और लुहांग्स रीजन था, जिसको डॉनबास रीजन बोलते हैं अभी। ये खैरसॉन है, और खैरसॉन के नीचे क्या है? क्रीमिया है, ठीक है। और खैरसॉन रीजन लाइज इन सदर्न यूक्रेन ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रीपर रिवर। ये नीपर रिवर आती है, उसके वेस्ट बैंक पे खैरसॉन पाया है जाता है। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीक करंट अफेयर्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, एंड वी शैल सी यू सून, एंड कीप subscribing to our channel, and we are bringing you more and more content. And in fact we are doing a free ethics foundation course, वहाँ जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ethics, जो कि बहुत ही बड़ा परेशानी का एक यह समस्या है बच्चों के लिए, उसको हम आसान से आसान शब्दों में आपको पूरा कोर्स कराएं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।